हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 समाजशास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें क्लास 12 समाजशास्त्र का ऐसे आएगा सोशियोलॉजी का पेपर 8 मार्च 2025 को। जितने भी स्टूडेंट 8 मार्च 2025 को पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जिनका भी टारगेट है समाजशास्त्र में 100 में से 95 प्लस लेकर आना, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 8 मार्च को पूछे जाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन यानी हल सहित क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाला हूं। इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम में जो समाजशास्त्र का है पेपर कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, विश्वास नहीं पड़ता पेपर कोड देख लीजिए, 489 SV पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए, 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में निर्देश में देखिए, यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो सभी प्रश्न है वो अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर यानी 25 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी का पेपर है। निर्देश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखिए, 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके बुक से ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पीय का जो पेपर में है कि पावर इलिट किसकी रचना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है शायद उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा होगा उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो पावर इलिट जो रचना है ये सी राइट मिल्स का, यानी इनमें से ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट मिल्स पावर इलिट, जो इनकी पुस्तक भी हो सकती है, इनकी रचना भी है। ठीक है, 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, हाँ ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें जो नगर की जनसंख्या का प्रतिशत है ये कितना है। तो इनमें से बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 31.80% है, जो कि गूगल पर मैंने सर्च किया था तो वहाँ पर 21.16% दिखा रहा था। ठीक है, ये जो कि नगर की जनसंख्या की प्रतिशत की बात हो रही है। यहीं पर स्टूडेंट ग्रामीण की जनसंख्या का प्रतिशत की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा 64.84%। ठीक है, यानी 64.84% हो जाएगी, जो कि ग्रामीण की जनसंख्या का प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है कि कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, जो वीडियोज को अच्छे से देखते हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर बखूबी से पता होगा। ठीक है, तो कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक जो है ये इम्तियाज़ अहमद है। ठीक है, 3 नंबर का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर देखिए, कौन सी भारतीय समाज के खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऐसे ही आपके 8 मार्च, याद रखिए 8 मार्च 2025 के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा पेपर हल सहित आपको बताने वाला हूँ और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर का यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा, जाति व्यवस्था हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रम के शोषण पर आधारित माना है। तो किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रम का शोषण माना जाता है। तो माना है, यानी माना एक प्रकार से उनका एक कथन है कि भैया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था श्रम के शोषण पर आधारित माना जाता है। तो वो बी हो जाएगा, यानी 5 नंबर का बी कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, जो कि आपका 1 नंबर यहाँ पर भी कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कि जातीय नियोग्यता, रुक जाइए, हाँ ये देखिए
जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जो जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये 1850 में पारित किया गया था। ठीक है, 1850 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर। भारतवर्ष में अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत में कहते हैं, निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टूडेंट 1 जून 1955, जी हाँ 1 जून, देखिए 1 जून 1955 कहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट? वो आपको बी वाले में दिख रहा है। तो भारतवर्ष में जो अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम है, ये 1 जून 1955 को पारित हुआ था। 8 नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कि राज्य क्या है? राज्य एक समूह है, राज्य एक संस्था है, राज्य एक समुदाय है, राज्य एक समिति है। तो इनमें से डी विकल्प एक समिति वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है कौन से भैया? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है, आप लोग बताइए। तो 9 नंबर का ए विकल्प आपका सांप्रदायवाद हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, 9 नंबर का ए क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन। उसके बाद में देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है? ठीक है, यानी राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंध है। ये आखिरी 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आखिरी बचा है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राष्ट्र राज्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि समाज शास्त्र में ये आखिरी क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, इस पेपर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप लोग तैयार कर लीजिए, याद कीजिए और इसको भी अपना सॉल्व कीजिए। ठीक है, तभी आप 95% का जो टारगेट आपका है वो आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि समाज शास्त्र का, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है कि जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार या जनगणना के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट, उस व्यक्ति को शिक्षित माना जाता है जो अपने विवेक से किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति लिख, यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति लिख तो सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो साक्षरता से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। 25 शब्दों में आपको हर एक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी में लिखना रहेगा। तो मैंने कॉपी पर भी वीडियो बना दिया है कि समाज शास्त्र की बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें बताई, कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। यानी 10 से 15 नंबर तो आपको बढ़ ही जाएगा कॉपी वाला वीडियो देख कर ही स्टूडेंट। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट कि मैकआइवर एओ, यहाँ पर देखिए मैकआइवर एओ पेज, ठीक है, पेज ने जाति, ये देखिए ये जाति है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जाति को किस प्रकार परिभाषित किया, यानी जो एक जाति है इसको किस प्रकार से प्रभावित किया है। कंप्यूटराइज में गड़बड़ी हो गया स्टूडेंट, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं उत्तर। मैकआइवर एवं पेज के अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था पूर्णतया निश्चित हो तो जन्म से ही मनुष्य के भाग्य को निश्चित कर दे, जीवन पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा ना हो, तब वो जन वर्ग जाति को स्वरूप धारण कर लेता है। क्या धारण कर लेता है? जन वर्ग जाति का स्वरूप धारण कर लेता है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट 13 नंबर कि उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। ठीक है, हमें उपनिवेशवाद के कारण जो भारतीय समाज में 2 परिवर्तन आए हैं इनके बारे में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद के कारण पारंपरिक हस्तशिल्पों का ह्रास हुआ। और दूसरा पॉइंट देखिए कि भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए जिसमें भूमि राजस्व का भुगतान अब नगद में किया जाने लगा। ठीक है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप लोग क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक और जो आपका किताब है समाजशास्त्र का, उसमें इसका आंसर आप लोगों को बखूबी मिल जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का, जो कि समाजशास्त्र का, कि ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियाँ कब तैयार की, उसमें क्या वर्णित था। ठीक है, अनुसूचियाँ ये कब तैयार की गई और इसमें जो क्या वर्णित था इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, आपको देखिए
ब्रिटिश भारत की सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की। देखिए अनुसूचियां तैयार की जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष व्यवहार का पात्र माना गया था। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग वीडियो को आराम से स्टूडेंट रोक कर भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं स्टूडेंट तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता ही चलेगा और एक आइडिया ये लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार को सांप्रदायिकता किस प्रकार नियंत्रित करनी चाहिए। जो सरकार है इसको जो स्टूडेंट सांप्रदायिकता है ये किस प्रकार नियंत्रित की जानी चाहिए, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है 15 नंबर और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, सरकार को सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता की भावना को प्रोत्साहन ना मिले। इसे समाप्त करने के लिए सरकार को समानता पर आधारित कानून का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, समानता पर जो आधारित कानून है इसका निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में देखिए, सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट थे, जो कि 2 पॉइंट जो थे स्टूडेंट बहुत ही मजबूत पॉइंट थे। ठीक है, सरकार की सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने यानी समाप्त करने या उसको कंट्रोल करने का एक प्रकार से ये उपाय था। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 16 नंबर, देखिए स्वतंत्रता भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बताइए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो हमें इसका उत्तर देना है। तो देखिए, आज़ादी के बाद के 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। देखिए हो रहा था, भारत के अनेक गांव भी तीव्रता से बढ़ रहे तथा नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गाँवों का शहर या नगर से कैसा संबंध पर निर्भर करता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस स्वतंत्रता भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर आप लोग यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की पश्चिमीकरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें पश्चिमीकरण के बारे में बताना और ये कब प्रारंभ हुआ था। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। VVI कहना गलत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर देखिए, आधुनिक युग में भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय समाज में अंग्रेजों के शासनकाल में आरंभ हुआ। ठीक है, यानी भारतीय समाज के अंग्रेजों के शासनकाल में ये आरंभ हुआ था। पश्चिमीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर देखिए, उत्तर मेरा हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए कि संविदा कृषि पद्धति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का चुनाव होता है। साथ ही कंपनियां अपनी जानकारी तथा कार्यकारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर आश्वस्त रहता है, क्योंकि कंपनी पूर्व निर्धारित तय मूल्य पर उपज के क्रय का आश्वासन देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक कर समझ सकते हैं स्टूडेंट सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि सामाजिक आंदोलन की विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर के साथ में बात करेंगे तो देखिए, सामाजिक आंदोलनों को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है, इतना आप समझ लीजिए। सबसे पहला है सुधारवादी सामाजिक आंदोलन। ठीक है, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन। दूसरा है यहाँ पे देखिए प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन। तीसरा है क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो ये सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार हैं, जो कि 3 प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया और 3 नंबर दे दिया जाएगा। 1 नंबर पर आपको 1 नंबर, एक क्वेश्चन के आंसर पर 1 नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की दहेज प्रथा का क्या अर्थ है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बारे में दीर्घ उत्तरीय में भी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है और लघु उत्तरीय में भी स्टूडेंट डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल हमें क्या है 3 नंबर का बताना है, 25 शब्दों में लिखना रहता है। तो देखिए, सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। यानी एक प्रकार से कन्या पक्ष के द्वारा, यानी जो जिसकी बेटी होती है वो देता है, किसको, अपने दामाद को देता है, अपनी बेटी के घर वालों को देता है दहेज। ठीक है, दहेज प्रथा इसी को कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
साधारण से इसका अर्थ था छोटा सा अर्थ था। ठीक है, देखिए आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। समाज शास्त्र में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 36 नंबर तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आप सभी को बता दिया था कि मैं पूरा पेपर हल सहित यानी सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, तो मैं इसका भी आंसर आप लोगों को बखूबी से दूंगा। बस आप लोग क्या वीडियो को देखिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है। एक गिरती हुई स्त्री पुरुष अनुपात का क्या निहित अर्थ है। ठीक है, यानी जो स्त्री पुरुष अनुपात है इसका अर्थ क्या है और एक गिरती हुई स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहित अर्थ है, समझाइए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का। अब इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तर देखिए। स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात देखिए यहाँ पर 2 बार आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या से होता है। ठीक है, जो जियोग्राफी में पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर उनको ये बखूबी से आता होगा। ठीक है, स्त्रियों की संख्या से होता है। लैंगिक या लिंग संतुलन जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात का महत्वपूर्ण सूचक होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में पारंपरिकवादी, देखिए परंपरावादी समाज में स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या सामान्यतः 1000 से कुछ अधिक ही रहती है। चीन, यहाँ पर देखिए चीन, दक्षिण कोरिया और विशेष रूप से भारत में अब स्त्री पुरुष अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, निरंतर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और 20वीं सदी के आरंभ में भारत के प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो कि 21वीं सदी के प्रारंभ, यहाँ पर और है प्रारंभ में, यहाँ पर देखिए प्रारंभ में घटकर 943 और 2011 की जनगणना में रह गई। ठीक है, यानी 1000 पुरुष के पीछे स्टूडेंट 943 स्त्रियां रह चुकी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये बात की जा रही है। ठीक है, लिंगानुपात में गिरावट के निहितार्थ स्त्री पुरुष अनुपात में निरंतर होने वाली गिरावट को कुछ सामाजिक कारकों से जोड़ा जा सकता है, जिसके अनुसार पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक तो दिया जाता है। इसी पारंपरिक, यहाँ पर देखिए परिणाम स्वरूप बेटे को प्राथमिकता देती है तथा बालिका शिशुओं की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, एक प्रकार से यानी क्या है, जो बेटों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, जो लड़के होते हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो है समाज में, ग्रामीण समाज और स्तरीय समाज में, और जो बेटियां होती बालिकाएं शिशु होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। स्टूडेंट बस आप इतना समझ लीजिए। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है परिवार के विभिन्न रूप को क्या, देखिए परिवार के जो विभिन्न रूप को क्या हो सकते हैं या क्या कहा जाता है, परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं इसके बारे में बताना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। परिवार के अनेक स्वरूप होते हैं। मुख्य रूप से परिवार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर एकाकी परिवार, जिस परिवार में केवल पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ अथवा बिना बच्चों के रहते हैं उसे एकाकी परिवार कहते हैं, यानी एक परिवार कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ये अनेक एकाकी परिवार से मिलकर बनता है। इसमें एक से अधिक युगल दाम्पत्य होते हैं और अक्सर 2 से अधिक पीढ़ियां के लोग एक साथ निवास करते हैं। यानी संयुक्त परिवार में क्या होता है, इकट्ठे लोग। ठीक है, एकाकी परिवार में एक फैमिली के लोग। ठीक है, यानी एक फैमिली जैसे पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, बस यही होता है एकाकी परिवार में। संयुक्त परिवार में जो 2 पीढ़ियां चलती आती हैं उनके भी परिवार इकट्ठा रहते हैं, तो 2 पीढ़ियों से अधिक लोग एक साथ निवास करते हैं, एक साथ अपने घर में रहते हैं। पारिवारिक संरचना के आधार पर देख लेते हैं क्या है। देखिए अन्य आधारों पर परिवार का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहला देखिए पितृ सत्तात्मक परिवार, इसमें सत्ता पिता पक्ष यानी समानता देखिए वयोवृद्ध पुरुष जिसे कर्ता कहा जाता है उसमें निहित होती हैं। दूसरा है माता, यहाँ पर देखिए मातृ सत्तात्मक परिवार, इसमें सत्ता माता या माता के पक्ष के किसी व्यक्ति जैसे मामा में निहित होता है। ठीक है, तो यानी पितृ सत्तात्मक यानी पिता से रिलेटेड और मातृ सत्तात्मक यानी माता से रिलेटेड ये फैमिली यानी पारिवारिक संरचना होता है। तो ये समाज शास्त्र में कंपलसरी ये पूछा जाता है। और ये जो है पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार ये आप सभी को अति लघु उत्तरीय में देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो परिवार के विभिन्न रूप को क्या हो सकता है या क्या कैसे हो सकता है, इससे रिलेटेड जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था मैंने आप सभी को
बता दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थों में, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदली है इसके बारे में बताना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आप सभी का। ठीक है, 50 शब्दों में बेसिकली इसका आंसर देना होता है। तो उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद के आने से पूर्व देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता है जिसमें परिवर्तन असंभव है। गांवों के अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर समुदाय माना जाता था, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से गैर बाजारी विनिमय के आधार पर संगठित होती थी। विनिमय का आधार मुद्रा न होकर वस्तुएं अथवा सेवाएं थी। ठीक है, विनिमय का जो आधार है ये मुद्रा ना होकर वस्तुएं और क्या थी, सेवाएं थी। उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होने प्रारंभ हुआ या हुए। मुद्रा पर आधारित व्यावसायिक अर्थव्यवस्था से ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन प्रारंभ हुए। इनसे पारंपरिक, यहाँ पर देखिए, वस्तुओं के विनिमय अथवा सेवाओं के विनिमय के स्थान पर पैसे के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जाने लगा। ठीक है, जिससे ना केवल जातीय संबंध प्रभावित हुए, जिससे क्या है, जो ना केवल जातीय संबंध प्रभावित हुए, उससे क्या हुए, उपनिवेशवाद में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बदली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं, तो इनके बारे में बताना भैया। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा आपको उत्तर लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ही आप लोगों को जब आप क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो उत्तर देखिए, लैंगिक असमानता प्रकृति की देन नहीं है, अपितु यह एक संरचनात्मक समस्या मानी जाती है। लिंग भी जाति एवं वर्ग की भांति सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का एक रूप है, जिसके अपने अपने, यहाँ पे देखिए, जिसके अपने अलग लक्षण है। लगभग सभी समाज में नारियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न रही है, यानी थोड़ी डाउन रही है। इन आंदोलनों के मुद्दे निम्नलिखित है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है नारियों को पुरुषों के समान अधिकार देना, सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करना। दूसरा है लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना। तीसरा है विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को हटाना। ठीक है, और चौथा है विधवाओं के साथ किए जा रहे निंदनीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार को समाप्त करना। ठीक है, ये आपका नारी आंदोलन के अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकायदा दिया हुआ है आप लोगों वीडियो को, क्या जैसा कि मैंने कहा, आप सभी वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और जब आप लोग समझ जाएंगे तो ये जो आपका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग अपने शब्दों में भी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कॉपी में लिख कर। ठीक है, तो क्या है, ये नहीं होता है कि एग्जामिनर कहता है कि भैया आप किताबी भाषा से ही सारी छाप के क्वेश्चंस को हमें याद करके बताइए। आप अपने शब्दों में कितना अच्छा समझा सकते हैं एग्जामिनर को, ये मैटर करता है। ठीक है, तो हमारा 24 नंबर भी क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अपनी राय में राज्यों की भाषाई पुनर्गठन ने भारत को हित या अहित किया, इसके बारे में बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के भारत का हित भी किया है और तथा अहित भी किया है। तो इसके बारे में दोनों पॉइंट है। सबसे पहला अहित इसलिए क्योंकि इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है तथा राष्ट्र निर्माण जैसी प्रक्रियाएं बाधित हुई है। 1950 दशक के प्रारंभिक वर्षों में ये भी भय विकसित हो गया था कि कहीं भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन आगे चलकर उप विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र न कर दे। विभिन्न राज्यों में कभी कभी भाषा के आधार पर झगड़े भी होते थे, जैसे कि 1953 में स्टूडेंट आंध्र प्रदेश भाषा के हिसाब से अलग हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, तब जो है आपका तमिलनाडु अलग हो गया, फिर आपका कोलकाता अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया। ठीक है, भाषा के आधार पर ये सभी जो एक प्रकार से जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर भैया अलग हो गए। ठीक है, तो ये है। और राज्यों की भाषाएं यहाँ पर देखिए, अब इसका हित क्या है इसके बारे में देख लीजिए कि राज्यों की भाषाई पुनर्गठन ने भारत का अहित ही किया हो या भी, देखिए, अहित ही किया हो या भी वास्तविकता के विपरीत है। भाषा पर आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे और मजबूत करने में सहयोग दिया। ठीक है, भारत में भाषाई समुदायों की भावनाओं की उपेक्षा शायद उतनी नहीं की गई जितनी कि पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान में की गई है। ठीक है, और उसके हिसाब से बांग्लादेश में भी स्टूडेंट, क्योंकि बांग्लादेश में क्या है, 1971 में बांग्लादेश एक नया देश आज़ाद हुआ, जो कि किससे, पश्चिमी
पाकिस्तान से, अब वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब नया देश 1971 में आज़ाद हो गया था स्टूडेंट, बांग्लादेश देश बने। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे इसी समाजशास्त्र पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वें संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो ग्रामीण की आवाज़ को सामने लाने में 73वें संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताना है डियर स्टूडेंट। और आप लोग समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो अब टाइम कम बचा है बाबू, 8 मार्च को आप लोगों का पेपर है और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को, शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, मैं पूर्ण रूप से सभी सब्जेक्ट की तैयारी अपने चैनल पर कराता हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, आप एक सब्जेक्ट का पूर्ण रूप से तैयारी, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक जो तैयारी है पूर्ण रूप से कर पाए और आपका नंबर अच्छा आए। आप भाग भाग कर एक चैनल पर वीडियो देखेंगे हमारे और दूसरे चैनल पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि सर ये तो इस तरह से बता रहे हैं और वो उस तरह से। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं यूपी बोर्ड की तैयारी कराता हूँ स्टूडेंट, जो हमारा यूपी बोर्ड है ना, और यूपी बोर्ड की मैं पूर्ण रूप से आर्ट स्ट्रीम की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो उत्तर देखिए, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। देखिए भारत सरकार द्वारा 1992 में से देखिए 92 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों को पंचायती राज अधिनियमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए गए। ये संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी माना जाता है। पंचायतों के चुनाव पर कराने पर अनुसूचित जाति और यहाँ पर देखिए जनजाति तथा महिलाओं के लिए पंचायतों में स्थान सुरक्षित करने, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तालुक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का निर्माण करने तथा इनके अधिकारों को, कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या करने के आदेश दिए गए, ठीक है। तो ये ग्रामीण की आवाज़ उठाने में जो 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण था, इनके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमारा टोटल 6 क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न का, वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल और इनमें से हर एक क्वेश्चन पर 8 नंबर दिया जाएगा। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ कि नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोनों में से बोर्ड परीक्षा में आपको 8 मार्च को आपका पेपर है तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, अभी सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। टोटल 6 क्वेश्चंस है। अब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनर को नहीं पता है, लेकिन इस 6 में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा दिया है कि महिला आंदोलन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। आपको 150 शब्दों में जो हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर आपको देना है, यानी जो आपका 150 शब्द है इसमें आप लोगों को उत्तर लिखना होगा। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण से होने वाली संस्कृति के भूस्थानीकरण का विवरण दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा दिया है सामुदायिक पहचान क्या होती है और ये कैसे बनती है, इसके बारे में बताना है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है। अभी से ये 6 क्वेश्चंस को तैयार कर ले रहा है, लेकिन पेपर में आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन दिया है। अथवा करके चाहे आप 28 वाला कर लीजिए, चाहे आप नीचे वाला अथवा करके कर लीजिएगा। तो आपको मॉरल द स्टोरी आपको 3 ही करना रहेगा, लेकिन अभी आप सभी तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। 8 मार्च को पेपर है, तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट। में पूर्ण रूप से सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।